आइए आज का सेशन जो है शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये परंपरा क्या है, ये क्या बात हो रही है परंपरा की। तो इसको समझने से पहले जो है मैं एक उदाहरण आपके समझ रखूंगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आपका उदाहरण मान के चलिए कि सबसे पहले हमारे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व की बात करूं मैं, तो आपका जो पृथ्वी में सबसे पहले एक सैटेलाइट या फिर स्पेस क्षेत्र में सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो रूस ने किया था। रूस ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च करके पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। तो इसको देखा देखी जो है दूसरे जो देश थे, यानी कि जैसे नासा नासा जो है यानी कि अमेरिका का था, उसने क्या कर दिया कि रोसकॉस्मोस यानी कि रूस की जो कंपनी थी उसका जो बेहतरीन तरीके से रॉकेट का लॉन्च को देखकर जो प्रेरित हो गया। अब उसी क्षेत्र में जो है एक बेहतरीन प्रयास करते हुए उसने क्या किया कि चंद्रमा में ही अपने आदमियों को उतार दिया। भाई इतनी बात हो रही है तो हमारा भारत कैसे पीछे रहेगा? भारत ने भी जो है सबसे पहले रॉकेट लॉन्च करके, मतलब भारत स्वयं मतलब कि खुद से तैयार करके जो है उसने लॉन्च कर दिया। इसके बाद जो है जाक्सा हो गया जो जापान की कंपनी है, और अभी वर्तमान में निजी जितनी भी कंपनियां हैं जैसे एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स, इस तरह से बहुत सी कंपनियां जो है स्पेस क्षेत्र में जो है बहुत बढ़िया बढ़िया प्रयास कर रही है और बेहतर बना रही है। स्पेस क्षेत्र में जो है एकदम होड़ लग गया है, मतलब कि किस प्रकार से जो है जो लोग हैं धीरे धीरे स्पेस में जो है रुचि लेते हैं और पूरा एकदम उसी क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को भी सेम इसी प्रकार से हम समझेंगे कि हिंदी साहित्य में उस समय जो बहुत सारे लेखक थे उन्होंने बहुत सारे रचनाएं की और उन रचनाओं के माध्यम से जो है उस समय के काल के बारे में बताया। लेकिन उनकी जानकारी तो छुप गई है ना, उनके बारे में कौन बताएगा, उनके बारे में सही जानकारी कौन देगा? तो उस समय जो है क्या हुआ कि एक विद्वान आते हैं जिसके बारे में हम लोग वर्तमान मतलब आगे पढ़ेंगे, फ्रेंच विद्वान जो है गर्शा दतासी। उन्होंने क्या किया था कि उस समय के लेखकों, उस समय के लेखक के जीवन, उनका जीवन, उनका जन्म, उनकी जो कृतियां, उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दिया और कब उन्होंने लिखा था इसके बारे में बताना। यानी कि उस समय के लेखकों का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान, उसके बारे में बेहतरीन तरीके से लिखना और उनके बारे में बेहतरीन तरीके से बताना ही इतिहास लेखन की परंपरा का मूल उद्देश्य है। मतलब क्या है कि उस समय जो है बहुत सारी रचनाएं हो चुकी थी, हिंदी के क्षेत्र में नहीं हुई थी, केवल हिंदी के क्षेत्र में नहीं हुई थी, वो बांग्ला के क्षेत्र में हुआ था, उर्दू के क्षेत्र में हुआ था, ऐसे बहुत सारे रचनाएं हुई थी। तो उस समय के लेखकों और उनके द्वारा की गई रचनाओं के बारे में जानकारी देना और साथ में कालखंड का भी कोई मतलब प्रयास करना कि किस कालखंड में उन्होंने रचना की थी, उस समय का परिवेश कैसा था, उस समय की परिस्थिति कैसे थी, इसके जानकारी को देना ही इतिहास लेखन की परंपरा का मूल उद्देश्य है। तो आइए शुरुआत करते हैं और इतिहास लेखन की परंपरा का मूल उद्देश्य को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का वास्तविक आरंभ कब से माना गया है? तो 19वीं शताब्दी से माना जाता है। लगभग हमारा जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में लिखने का प्रयास, हिंदी के क्षेत्र में जो है लेखकों ने जो ग्रंथ लिखा था, उनकी रचनाएं की थी, उनकी जीवन, उनका वृतांत को लिखने का प्रयास जो है सबसे पहले एक फ्रेंच विद्वान थे उन्होंने किया था। तो आइए उसको देखते हैं किन्होंने किया था। तो अच्छा से ऐसे भी आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं और अब पीजी में भी जो है इसको बहुत डिटेल से और बेहतरीन तरीके से हम लोग को पढ़ना है। चलिए देखते हैं। मैंने लिखा है कि हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा की संदर्भ ग्रंथ सूची, मतलब कि उस समय जो विद्वान थे उन्होंने रचनाएं तो कर दी थी मगर उन्होंने कोई प्रयास तो नहीं किया था, ना इस क्षेत्र में लिखा था कि उनकी जो जीवन शैली कैसी थी, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु, उनका परिचय नहीं दिया, ना उस कालखंड के बारे में सही से कालक्रम में वर्गीकृत किया था। बस उन्होंने मन आया और जैसे हम लोगों को इच्छा हुई और हमने कुछ पुस्तकें लिख दी या फिर कुछ ग्रंथ लिख दिया, पर हमने ये नहीं बताया कि किस समय में मैंने लिखा, किस कारण से लिखा, और मेरे बारे में परिचय नहीं दिया। अगर हम अपने बारे में ही परिचय नहीं देते हैं और आप अगर मेरी पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो मेरा जो चरित्र है, मेरा इच्छा और मेरा जो सोच है, मेरा जो तरीका है सोचने का, ये आप जब तक नहीं समझेंगे, आप मेरे जो लिखे हुए शब्दों को किस प्रकार से केवल पढ़ देने से जो है समझ पाना कठिन है। तो यही कारण था। पर उस समय ग्रंथों की जो रचना होती है, उनका, उन लेखकों का जो योगदान है
उसके बारे में जो लिखने का तरीका है, इसे ही इतिहास लेखन की परंपरा कहते हैं। तो बहुत सारे लेखकों ने जो है रचनाएं की थी, तो उन रचनाओं से जो है हम लोग को हिंट मिल जाता है। जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम में गए और मान लीजिए कि हम लोग को चोरी करना है, तो चोरी करना वैसा नहीं कि पूरा का पूरा बुक लेके गए हैं और छाप रहे हैं, वैसा थोड़ी होता है। तो एकदम सिंपल सा नोट बना बना के गए हैं, आप मान लीजिए नोट लिख दिए हैं, और नोट लिखने के बाद क्या हुआ कि आपने जो है उस नोट का कुछ कुछ उदाहरण को लिया, देखा, और उसका अपने इस तरीके से उसको बेहतरीन तरीके से लिख दिया। तो सेम इसी प्रकार से कि ये नोट है और यहाँ से जो है लेखक देखेंगे और उसके बाद बढ़िया तरीके से अपने तरीके से वो लिखेंगे। तो वो उन्होंने संदर्भ के रूप में, मतलब एक सहायता के रूप में, कि उस समय का परिवेश कैसा था, उस समय कौन कौन से लेखक थे जिन्होंने रचनाएं की थी, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये सब ग्रंथ उपलब्ध थे, और यहीं से उन्होंने हिंट लिया था, यानी कि उनकी रचनाओं को लिया था। तो जैसे सबसे पहले प्रयास में 84 विष्णु की वार्ता हो गया, 252 विष्णु की वार्ता है, भक्तमाल है, गोसाई चरित्र है, इसके बाद कवि माला है, कालिदास हजारा, जैसे अनेक ग्रंथ उपलब्ध थे। तो जिनमें क्या हुआ कि इनमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्तांत, इसमें क्या था कि केवल हिंदी के विभिन्न कवियों, उनका जीवन वृत्तांत, उनकी कृति और उनका परिचय दिया गया था। तो किंतु लेकिन क्या होता है कि कालक्रम, संत संवन आदि का अभाव होने के कारण इसे इतिहास की संज्ञा नहीं दी गई। जैसे कि हम मान के चल लिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की सीधी सी बात है कि जिन्होंने जो प्रयास किया उसमें क्या होता है कि 4 चीज को ध्यान में रखा जाता है और 3 परिस्थितियां को, तटस्थता, परिवेक्षण और वर्गीकरण, इन तीनों को आधार बना के जो है इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की जाती है। और साथ में जो है आपको जिस चीज के बारे में रचना कर रहे हैं, यानी कि जिनका बारे में आप लिखना चाहते हैं, जिन लेखकों को आप अपने पुस्तकों में स्थान देना चाहते हैं, उनका सही से जन्म, और वो एकदम सही होना चाहिए, उनकी मृत्यु, उनका कृतियाँ, उनका जीवन वृत्तांत, उसको जो है बेहतरीन तरीके से आप अगर लिखते हैं तो उसे ही हम इतिहास लेखन या फिर इतिहास कह सकते हैं या संज्ञा दे सकते हैं। ये वही यहाँ पर ही बोला जा रहा है। तो किंतु इन्हें कालक्रम और संबंध आदि का अभाव होने के कारण इसे इतिहास ग्रंथ नहीं माना गया इन सबको, ठीक है। लेकिन अब क्या करता है कि सबसे पहला प्रयास किसने किया और इसके बाद किस तरह से जो है देखा देखी जो है धीरे धीरे जो है ये प्रयास बढ़ता चला गया। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आपको बेहतरीन तरीके से इसको और अच्छा से समझा दूंगा। सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो गर्शात तासी एक फ्रेंच विद्वान थे, उन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत फ्रेंच विद्वान गर्शात तासी द्वारा रचित इस्तवार दा लिटरेत्यूर एंदोई ए एंदोस्तानी नामक ग्रंथ से हुई, जिसका प्रकाशन 2 भागों में पहले किया गया और बाद में अंतिम में जो तीसरा भाग का प्रकाशन होता है। लेकिन हम लोग को केवल 2 भाग का प्रकाशन को जानना है। तो गर्शाद तासी जो ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले जो है अपने पुस्तक इस्तवार दा ला लिटरेत्यूर एंदोई एंदोस्तानी में जो है इस हिंदी के लेखक और साथ में उर्दू के लेखकों को स्थान दिया कि उस समय में कौन कौन से हिंदी के लेखक हुआ करते थे, उन्होंने क्या क्या रचनाएं की थी, उनके बारे में जानकारी किसने सबसे पहला प्रयास किया था? तो गर्शाद तासी ने किया था। और उन्होंने अपने पुस्तक का प्रकाशन 2 भाग में कराया था। उनके पुस्तक का नाम क्या है? तो इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी नहीं। और इन्होंने अपना प्रकाशन 2 भाग में करवाया था। पहले भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847। यहाँ जो मैंने लिख दिया है कि प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में करवाया था और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में, और अंतिम प्रकाशन इनका 1871 में आता है। पर इसको जानने का कोई उतना औचित्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि गर्शाद तासी हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण जैसे वर्ण के अनुसार, यानी वर्णानुक्रम लिखा गया है, इसका अर्थ होता है कि वर्ण के अनुसार। आपको मैंने जो है, अगर पहला वीडियो मैंने आपने देखा होगा मेरा पहला वीडियो, तो उसमें मैंने हिंदी साहित्य के मतलब इतिहास दर्शन के बारे में बताया था। तब मैंने 4 पद्धति बताई थी, वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रम पद्धति, इसके अलावा जो है विधेयवादी पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति, ये 4 पद्धतियाँ थी।
तो इन्होंने जो प्रयास किया था वो वर्ण के अनुसार, यानी कि क ख ग घ, यानी कि क नाम से जो लेखक आते थे उनको स्थान में पहला रख दिया, जो ग ख नाम से आते थे उनको पहला दूसरा में रख दिया, और ग नाम से जो आते थे उनको तीसरा में रख दिया। तो ऐसा करना तो ठीक है कि सही बात है कि जो नाम पहले आ रहा है उसको, का से आ रहा है उसको पहले लिख देंगे, और जो खा से आ रहा है उसको बाद में लिख देंगे। लेकिन मान के चलिए कि जो खा से नाम आ रहा है उस उनका जन्म का जो है जीवन का मृत समय है, उनका रचनाओं का जो समय है वो जो है का नाम के व्यक्ति से पहले आ जा रहा है, और का नाम का व्यक्ति का जब बाद में आ रहा है तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो इनमें जो है इस ग्रंथ में यही एक कमी थी। तो उन्होंने साफ साफ लिखा था कि वर्ण अनुक्रम पद्धति के कारण जो है इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं था, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा कवि किस कालखंड का है। तो इसी कारण क्या हुआ कि कवियों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण ना करना, युगीन परिस्थितियों का विवेचना ना करना जैसी कुछ कमियां थी इनके ग्रंथ में। लेकिन मैंने जैसे बताया कि रूस क्या करता है, सबसे पहले इसका प्रयास करता है, उसी प्रकार हमारे जो ये फ्रेंच विद्वान थे कर्षाद तासी, उन्होंने भी पहला प्रयास किया था। इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, इसके साथ ही कवियों के रचना काल एवं निर्देशन किया, और इसीलिए हम इनके जो ग्रंथ को है सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल हिंदियों को किया था, हिंदी और उर्दू दोनों लेखकों को उन्होंने अपने ग्रंथ इस्तवारदार लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी में स्थान दिया था। आगे बढ़ते हैं और इनका देखा देखी अब कौन प्रयास करता है, चलिए देखते हैं। शुरुआत तो कर दी इन्होंने, अब प्रयास करता है, और कौन हिंदी के क्षेत्र में जो है बेहतरीन तरीके से प्रयास करता है इसको देखेंगे। चलिए अब हमारे जो आते हैं शिव सिंह सेंगर, बात हो रही है अब आसमान में जो है पहुंच गया है रूस का, तो ये शिवजी सेंगर यानी कि नासा वाले कैसे पीछे रहेंगे, पहुंचा देंगे अपना रॉकेट वो भी। तो इसी प्रकार से शिव सिंह सेंगर भी वही करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो शिव सिंह सेंगर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की दूसरी महत्वपूर्ण कृति जो है किनकी है, तो शिव सिंह सेंगर की कृति यानी कि उनकी पुस्तक है, जो सन 1883 ईस्वी में रचित शिवसी सरोज है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो शिवसी सरोज है। और शिवसी सरोज में क्या हुआ था, इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियां एवं कवियों के उदाहरण उन्होंने दिया था। लगभग 1000 कवियों को जो है उन्होंने अपने पुस्तक में उनके बारे में जानकारी दी, उनका जीवन के बारे में बताया, उनकी मृत्यु के बारे में बताया, उनकी रचना के बारे में बताया, उनका परिचय दिया। एक प्रकार से 1000 कवियां, और 1000 कवि बहुत 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 बड़ा संख्या है, इतने बारे इकट्ठा करना जो है बहुत मुश्किल बात है। फिर भी इन्होंने प्रयास किया, इसीलिए इनको भी सराहाया जाता है, इसीलिए इनको दूसरा स्थान दिया गया है। पर इनके ग्रंथ में भी कुछ खामियां रह गई हैं, और क्या खामियां थी इसको देखते हैं। चलिए, इन्होंने जो प्रयास किया सभी कवियों की रचना काल एवं जन्म काल भी दिया, और आज इनमें से अधिकांश अविश्वसनीय है। जाहिर सा बात है कि 1000 कवियों को उस समय इन्होंने लिख तो दिया, इन्होंने क्या किया होगा कि पिछले से कुछ लोगों से, मतलब जो पिछले ग्रंथ थे उनसे उदाहरण लिया होगा, उन वहाँ पर इसे कुछ ढूंढा होगा, कुछ अपने से जांच पड़ताल की होगी और फिर लिखा होगा। लेकिन इन्होंने जो क्या किया कि उनका जो रचना काल है इसमें 3 परिस्थितियों को रखना, ध्यान में रख के जो रचना की जाती है। जैसे मैंने लिखा है, इतिहास लेखन के लिए जिस तटस्थता, पर्यवेक्षण और वर्गीकरण की जो है क्षमता की अपेक्षा की जाती है वो इनके ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए कभी कभी अविश्वसनीय यानी कि कभी कभी गलत भी साबित हो जाता है। तो आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ मैंने लिखा है कि उसका नितांत अभाव, मतलब तटस्थता, पर्यवेक्षण और वर्गीकरण का नितांत अभाव होने के कारण इस ग्रंथ में क्या होता है कि बहुत सारी खामियां दिखाई देने पड़ती है। पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं गलत है। तो परवर्ती इतिहासकार इनके ग्रंथ को अब क्या करते हैं, केवल एक सामग्री के रूप में यूज करते हैं, मतलब उनसे अपना उपभोग करते हैं। मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए कि रूस ने प्रयास किया, अब नासा ने प्रयास किया, तो नासा जब प्रयास करता है तो उनसे सीख कर, उनसे देख कर, प्रेरणा लेकर क्या करते हैं कि जो वर्तमान समय में जैसे भारत हो गया, जापान हो गया, या बहुत सारी कंट्री जो है ऐसे कि स्पेस क्षेत्र में अपना प्रयास, अपना खुद से प्रयास करते हैं। तो वही एक काम मात्र रह गया नासा का, क्या है कि भारत वाले या फिर बहुत सारे जो कंपनी है जो स्पेस क्षेत्र में अपना रुतबा कमाना चाहती है, तो उसी प्रकार से इस क्षेत्र में क्या हो रहा है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो है अपना पहचान बनाने के लिए जो आगे आने वाले इतिहासकार है इनका केवल उपयोग करते हैं, इनके ग्रंथ से जानकारी इकट्ठा करते हैं केवल।
चलिए आगे देखते हैं कौन आते हैं अगले। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका पूरा नाम जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। तो इन्होंने क्या किया था, चलिए देखते हैं। तो ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में कराया गया। यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और इसमें 11 विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है। और इन्होंने जो है सबसे पहले कालखंड का प्रयास किया है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है और इनको जो प्रमाणिकता है यानी कि प्रमाणित करने वाला कि हाँ ये सही लिखे हैं या सही रचना किए हैं, इसके बारे में कौन बोलते हैं, तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जो है एवं उन अनेक विद्वान जो है ने इस ग्रंथ को ही सही अर्थ में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। मतलब सीधा सा बात है कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक उनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक का जो प्रकाशन 1888 ईस्वी में बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल मतलब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में कराया था, मतलब कि हेडलाइन के रूप में कराया था। तो उन्होंने उस समय सबसे पहले 4 विभिन्न भागों में मतलब कि 11 कालखंड, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ कौन से लेखक किस कालखंड में आएंगे, कौन कौन से लेखक जो है कब उन्होंने रचनाएं की थी, उसके बारे में सही जानकारी देने के लिए उन्होंने 11 विभिन्न भागों में विभक्त किया था और प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक था। मतलब एक उस समय की घटना, उस समय की परिस्थिति, उस समय के विशेष का सूचक था। तो क्या था कि इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था, इन्होंने इस ग्रंथ में पहली बार लेखकों को कालक्रम से वर्गीकृत किया गया है। मतलब इसी ग्रंथ में सबसे पहले लेखकों को कालक्रम मतलब जिस कालखंड में, मतलब कि मान लीजिए कि उस समय का समय हो रहा होगा 1830 का समय है, तो 1830 के समय से लेकर 1850 के समय के बीच में कौन कौन से लेखक थे, या फिर आपका जो है मतलब 1000 से लेकर 1350 के बीच में कौन कौन से लेखक आते थे। इस तरह से जो है उन्होंने केवल उस समय के लेखकों को उस समय में ही लिखना ही एक सही तरीका है। तो यहाँ लिखा हुआ है ठीक कि कालक्रम से वर्गीकृत उन्होंने किया था और उनकी प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला था। मतलब उनका जो जितना जीवन वृत्तांत है, उनका जीवन परिचय है, उनकी रचनाओं पे प्रकाश डाला था और उनकी प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला था। इसीलिए क्या है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति का प्रयोग करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों को ही स्थान दे दिया था। अब इसीलिए इनको भी जो है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने केवल हिंदी के क्षेत्र में हिंदी के कवियों को ही अपने पुस्तक में स्थान देकर और उनके जीवन के बारे में बताकर, उनकी रचनाओं के बारे में बताकर एक अलग ही क्रांति ला दी थी और केवल हिंदी को एक हिंदी के क्षेत्र में विकास करने का पहला स्तंभ बन गए थे ये। और इन्होंने कौन सी पद्धति में लिखा था, तो कालक्रम पद्धति में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनके ग्रंथ में भी जो है बहुत सी खामियां मिल गई, ये देखते हैं चलिए। तो उनके योगदान इस बात में है कि उन्होंने परवर्ती इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सीधा सा बात है कि उन्होंने केवल बता दिया कि हाँ इस क्षेत्र में, मतलब उन्होंने पहले हेडलाइन तैयार कर दिया कि हाँ हम जो है क्या करेंगे कि केवल हिंदी के लेखकों को ही हम इसमें स्थान देंगे और हिंदी के क्षेत्र में विकास करेंगे, प्रयास करेंगे, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये किसने दिया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। अब उन्होंने क्या किया था, अपने इस ग्रंथ में सिंसी सेंगर, गरशा तासी के द्वारा एकत्रित किए गए जो मतलब एक प्रकार से रचनाएं थी और उनके द्वारा की गई जो पुस्तकें थी, वहां से उदाहरण लेकर वहां की जो सामग्री का उपयोग करते हुए उन्होंने वार्ता साहित्य से भी संदर्भ लिया था। मतलब कि एक प्रकार से हिंट लिया था। युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन भी करता, मतलब कि युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन भी इस ग्रंथ में किया गया था। उस समय का युगीन परिस्थिति कैसा था और उस समय की विवेचना कैसे हुई थी, इसके बारे में उन्होंने बेहतरीन तरीके से बताया था। उन्होंने ही सबसे पहले क्या कहा था कि भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी माना है। उन्होंने क्या किया था कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को ही उन्होंने हिंदी साहित्य का
स्वर्ण युग भी मानना है या फिर महत्वपूर्ण उपलब्धियां भक्ति काल में ही मिलती है हिंदी साहित्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लेखकों के बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं। तब उसके बाद किन्होंने प्रयास किया था इसको देखते हैं। चलिए, तो मिश्र बंधु, इनके बारे में चलिए जानकारी इकट्ठा करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद का महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रंथ की रचना 4 भागों में की गई है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1914 में, कहीं कहीं 1934 भी लिखा होता है, मैं हुआ था कहीं कहीं, मतलब क्या डॉक्टर नागेंद्र के बुक में मिल जाएगा आपको। यह एक विकास मतलब एक प्रकार से एक विशाल ग्रंथ है। इसमें लगभग 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास करते हुए उन समय का रचना काल को 8 कालखंडों में विभक्त करके उनका कालखंड के बारे में प्रयास किया गया था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि बेहतरीन तरीके से 8 भागों में जो है कालखंड को विभक्त करके लगभग 5000 कवियों का उनका जीवन वृत्तांत से लेकर उनकी रचनाओं के बारे में एक प्रकार से जानकारी एकत्रित की थी। ये केवल हिंदी के बात हो रही है और हिंदी के लेखकों के 5000 कवि, सोच लीजिए कितने सारे कवि होंगे जो रचनाएं कर चुके होंगे, लेकिन उनके बारे में अगर ऐसा लिखा नहीं जाता तो ये सब कहीं खोकर रह जाता और जानकारी भी नहीं होता कि इतने लेखक भी उस समय हुआ करते थे। तो एक प्रकार से जो है लेखन की परंपरा के साथ ही जो है हमें उस समय की परिस्थिति के साथ साथ वहाँ उस समय के लेखक को और उनके द्वारा किए गए प्रयास के बारे में हम लोग को जानकारी होती है। इसीलिए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इसका विकास धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है, लेखन की परंपरा का विकास बढ़ता जा रहा है। और चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कवियों का परिचय विवरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने साहित्यिक महत्व को उजागर किया। साथ में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में यह स्वीकार किया है कि रीति काल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त मिश्र बंधु विनोद का ही विवरण लिया है। मतलब मैंने बताया ना कि आगे वर्तमान में आने वाले जितने भी लेखक हैं या फिर जितने भी विद्वान हैं वो क्या करेंगे कि प्रवृत्ति यानी कि पहले जो रचना कर चुके हैं लेखकों से अपना मतलब एक प्रकार से हिंट लेंगे, उदाहरण लेंगे और वहां से जानकारी एकत्रित करेंगे और फिर अपने तरीके से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं कौन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में अब हम लोग जानकारी करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण एक नया मतलब ये लाया था, मतलब नया क्रांति लाया था। उन्होंने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य में के क्षेत्र में काल विभाजन का मतलब कि महत्वपूर्ण प्रयास किया था और बेहतरीन प्रयास था उनका। तो चलिए देखते हैं उनके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए यह सिद्धांत स्थापित किया। मतलब उन्होंने जो है एक प्रकार से जो है इस क्षेत्र में एक सीधी से बात बताई, एक उदाहरण दिया, अपना मत दिया और क्या मत दिया उसको पढ़ते हैं। चलिए, तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है और जनता की चित्त वृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है और आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए उनके साथ सामंजस्य बैठाना ही हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन का या फिर इतिहास लेखन की परंपरा का एक उदाहरण है। मतलब सीधा सा बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास नामक उनका जो पुस्तक प्रकाशित होता है 1929 ईस्वी में, उसी में उन्होंने सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया और उन्होंने एक उदाहरण रखा कि प्रत्येक देश का जो साहित्य है यानी कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति की संचित प्रतिबिंब है। मतलब जनता जैसे जैसे करती है वैसे वैसे साहित्य को भी बदलना पड़ता है और जनता की जैसे जैसे मतलब जनता के चरित्र में या फिर उनका जो बात में चित्त में या फिर उनका व्यवहार में परिवर्तन होता चला जाता है, वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। अब पहले क्या था कि हम लोग आपको उदाहरण के रूप में समझे
तो रेडियो में गाना सुनते थे और फिर बहुत देर तक इंतजार करते थे। लगभग लगभग जो है लगभग 1 करोड़ साल पहले की बात है, जब रेडियो में सुना करते थे न्यूज़ वगैरह। इसके बाद जो है टीवी आया, टीवी के बाद अब मोबाइल आ गया। अब मोबाइल में जो है क्या करते हैं कि यूट्यूब खोल के बैठ गए। अब उसमें भी अब देखने वाला अब इतना आदमी जो है बिजी हो गया है कि अब शॉर्ट्स देख रहे हैं। और इसी तरह का तरीके से जो है बातचीत होती है कि जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे उस समय का परिवेश, उस समय की भाषा और उस समय का सब कुछ परिवर्तन होता चला जाता है। पहले कैसे भाषा थी, अब कैसे भाषा है, अब कैसा परिवेश है, माहौल है, ये चेंज हो रहा है ना। इसी प्रकार से साहित्य में भी जो है बदलाव आते जा रहा है। जैसे जैसे जनता व्यवहार करती है वैसे वैसे साहित्य में भी बदलाव आता है। ये कौन बोल रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं। आगे देखते हैं, चलिए इन्होंने क्या किया है, इस क्षेत्र में कितना अच्छा प्रयास किया है, इसके बारे में देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, यानी कि शुक्ल जी द्वारा महत्वपूर्ण योगदान क्या किया उन्होंने? सबसे पहले कि उन्होंने, शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान है इस क्षेत्र में, और उन्होंने लगभग 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त कर दिया था। हिंदी साहित्य का जो है 900 वर्षों का जो इतिहास है उन्हें 4 कालखंड में विभक्त किया गया, जिसे आज हम जो है आदि काल यानी कि वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। इसके बाद पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल के नाम से जानते हैं, और उत्तर मध्यकाल यानी कि रीति काल के नाम से जानते हैं, और आधुनिक काल यानी कि गद्य काल के नाम से जानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल करके जो है इसे 900 वर्षों के इतिहास को 4 भाग में बांट दिया था। और पहले जो पहला भाग का जो था लगभग 1050 से 1375 संवंत के आसपास। फिर इसके बाद आता है 1375 से 1700, फिर 1700 से 1900, 1900 से 1984 या फिर अब तक, अब जो वर्तमान में चल रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो इसके द्वारा दिए गए वीर गाथा काल का नाम पर सबसे अधिक जो है, अब मान लीजिए कि हमको फेमस होना है, तो हम क्या करेंगे कि जो फेमस व्यक्ति है उसके जो है लेख है या फिर उसका जो द्वारा किया गया रचना है उसमें हम लोग गलती ढूंढेंगे, और उस गलती को निकाल के, अगर हम लोगों को क्या है ना, आजकल मन ऐसा होता है कि अगर किसी की गलती को हम दिखा रहे हैं ना तो लोग बड़ा सा मजा देख देख के आपको जो है देखेंगे वो चीज़। जैसे बात हो रही है तो आप लोग समझ गए होंगे, नाम नहीं लेना चाहता, पर इसी तरीके से क्या होता है कि किसी की खामियों को, गलती को उजागर करके जो है कोई बेहतर बन जाता है और वो फेमस होना चाहता है। हर कोई ऐसा चाहता है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात हो रही है, वो क्या किए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक थी उनमें उन्होंने जो वीर गाथा काल नाम जो दिया था, क्योंकि उस समय वीरता का प्रधानता था, वीरता का यानी कि जो है युद्ध वगैरह होते थे, लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, तो इसीलिए उन्होंने वीर गाथा काल नाम दे दिया। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी चाहते थे कि नहीं, वो गलत है, वो वीर गाथा काल देना उचित नहीं है। उन्होंने इसमें जो है बहुत मतलब आलोचनाएं की इनके बारे में कि नहीं ये गलत है, ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह। और आगे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाकी सभी को ठीक माना, केवल वीर गाथा काल को ही किया था। तो चलिए देखते हैं क्या थी। तो आपत्ति जताई की गई थी वीर गाथा काल में। तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को 2 भागों में उन्होंने बांट दिया था, सगुण भक्ति और निगुण भक्ति, जो आज हम लोग शुरू में भी जानते हैं, आज भी जान रहे हैं। तो इन्हें जब बांटा सगुण और निगुण में, तो निगुण को भी जो है 2 भाग में बांटा गया था। उसमें ज्ञानसराय और प्रेमसराय आता है। तो सगुण मतलब भगवान की जो भक्ति करते हैं, उसमें रामसराय और कृष्णसराय शाखा के रूप में उन्होंने बांटा था। उन्होंने रीति काल को भी बांटा और उनका वर्गीकरण करते हुए रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त जो है कवियों को उसमें स्थान दे दिया। और शुक्ल जी जो है वो प्रतिभा के धनी थे, मतलब एक प्रकार से बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बहुत ज्ञानी भी थे। तो उन्होंने जो है एक प्रकार से अपने दृष्टिकोण से जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक बेहतरीन भूमिका निभाते हुए बहुत अच्छे तरीके से काल विभाजन का पहला और सबसे बेहतरीन प्रयास किया था। और आज जो है हम उनकी रचनाओं को जो है ही पढ़ रहे हैं। और साथ में क्या हो रहा है कि इतिहास ग्रंथ की रचना के क्षेत्र में जो है उन्हें मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इनकी जो पुस्तकें हैं वो मील का पत्थर सिद्ध हुआ है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए देखते हैं आगे। आज यही रहने देते हैं। अगले पार्ट में जो हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा और उसके बाद प्रवर्ती इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, फिर इसके बाद आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसके बाद जो है आपका गणपति चंद्र गुप्त है जो वैज्ञानिक पद्धति से लिखते हैं, और इसके बाद जो है आपको हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, ये पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। चलिए।
बड़ों का सम्मान कीजिएगा और बच्चों को खुश रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।